जिस तारीख का इंतजार आप पिछले कई दिनों से कर रहे थे, उस तारीख का ऐलान हो चुका है। आज से ठीक 1 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान होगा और हम आपको बता दें कि 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। क्या आम आदमी पार्टी अपने मुफ्त वादों पर फिट बैठेगी या 25 साल बाद बीजेपी कमबैक करेगी? क्योंकि नए साल में नई उम्मीद, नए उमंग के साथ बीजेपी दिल्ली के मैदान में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली का भी चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा, क्योंकि चुनावी तारीखों के ऐलान से ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। Date of poll is 5th and counting is 8 and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। 5 फरवरी यानी कि बुधवार को सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी यानी शनिवार को नतीजे आएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। चुनाव तारीखों के बीच चुनाव आयोग ने भी ये साफ कर दिया है कि ईवीएम पर अब तक जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार है। आगे भी इसका ख्याल रखें। EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. यानी चुनाव आयोग ने इशारों में बता दिया कि इस बार दिल्ली के चुनाव में ईवीएम के भरोसे हार पर तकरार से बढ़िया अपनी तैयारियों पर फोकस करे, ताकि अपनी पार्टी को बेहतर परिणाम दिला सके। अगली खबर का रुख करेंगे और चुनावी ऐलान के साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब सुरमई वॉर भी शुरू हो चुका है। दोनों पार्टी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर चुकी है, जिसके जरिए अब एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। कैंपेन सॉन्ग के जरिए बीजेपी कह रही है बहाने नहीं, इस बार बदलाव चाहिए और टारगेट पर आम आदमी पार्टी है। इस गाने में केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान है, आम आदमी पार्टी पर निशाना है और यमुना की गंदगी, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर तंज कसा जा रहा है। के सपने दिखा कर लूटा, टैंकर माफिया की गोद में जाकर बैठा झूठा। तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी भी उसी के अंदाज में जवाब दे रही है, लेकिन केजरीवाल के कैंपेन सॉन्ग में पिछले 10 सालों के विकास कार्यों का बखान है। दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल, दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। इधर तारीखों के ऐलान के साथ ही जुबानी शब्दबाण भी छूट रहे हैं और दावों की बरसात हो रही है। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली में सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, तो कांग्रेस भी इस चुनाव में खोई जमीन की तलाश में है, जिसकी धुंधली तस्वीर 8 फरवरी को साफ होगी। दिल्ली के सियासी अखाड़े में इस बार एक ही टीम के 2 प्लेयर के आमने सामने भिड़ंत हो रही है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के तमाम प्लेयर्स दूर से बैठकर आपसी फाइट देख रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि कभी साथ साथ चुनाव जो लड़ा करते थे वो अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं और तर्क भी दिया जा रहा है कि इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होने वाला है। क्योंकि जिस राह पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक उसके पीछे कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। चाहे बिजली पानी हो या बुजुर्गों की बात, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की तरह खुद को महिलाओं के साथ बता रही है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के साथ ही दोनों दलों पर चुटकी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट का बयान तब और खास हो जाता है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के टारगेट पर हों, सिवाय बीजेपी के, क्योंकि महिला सम्मान योजना और प्यारी दीदी योजना पर दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। कोई पूछे कभी केजरीवाल से, क्या कभी महिलाओं के वो काम आए हैं? आज भी महिलाएं महंगा सिलेंडर ले रही हैं। आज भी महिलाओं को पिछले 10 साल के अंदर महिला पेंशन नहीं मिल पाई।
इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों को समझें तो पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। साल 2013 में बीजेपी 70 में से 31 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी 28 सीट समेट पाई और कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 में बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 67 और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कुछ इसी तरह 2020 में बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 62 और कांग्रेस 0 पर क्लीन बोल्ड हो गई। यानी इस चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर बेशक जीत का दावा कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसके रिकॉर्ड बेहद खस्ता हैं और एक बार फिर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं, जबकि दोनों गुट एक ही टीम के मेंबर हैं। दिल्ली का दंगल, लेकिन चर्चा में है मिल्कीपुर। जैसे 70 बनाम 1 की जंग छिड़ गई हो, योगी से मुकाबले के लिए जो दिल्ली में विरोधी हैं वो भी अब मिल्कीपुर में है। यानी अयोध्या पर चढ़ाई और योगी के खिलाफ लड़ाई में पूरा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। वो कैसे, जरा ये भी समझिए। दिल्ली में 70 सीटों पर दंगल है, लेकिन दिल्ली के सीन में योगी नहीं है, लिहाजा इंडिया ब्लॉक आपस में लड़ रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल आमने सामने हैं, जबकि मिल्कीपुर में महज 1 सीट है, लेकिन योगी से मुकाबला करने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिख रहा है। अब जरा ये भी देखिए कि मिल्कीपुर में 70 बनाम 1 की लड़ाई कैसे है। अयोध्या की सीट पर एक तरफ अकेले योगी मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ आगे तो अखिलेश है, लेकिन पीछे से पूरा विपक्ष साथ खड़ा है। राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन, केजरीवाल का समर्थन, ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव के साथ दिख रही हैं। उद्धव गुट और बिहार वाले तेजस्वी यादव भी योगी से मुकाबले में अखिलेश के साथ हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इसके बावजूद सपा प्रमुख को मिल्कीपुर में हार का डर सता रहा है, ऐसा अखिलेश के बयानों से लग रहा है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। यानी अखिलेश को डर है कि मिल्कीपुर में भी कुंदरकी के नतीजे दोहरा सकते हैं। वैसे भी मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली के साथ ही मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 जनवरी को नतीजे आएंगे। यानी इस बार भी दिल्ली से ज्यादा यूपी की एक सीट सुर्खियों में रहने वाली है, क्योंकि ये सीट अखिलेश और योगी दोनों के लिए नाक का सवाल है। कैसे, वो समझिए। मिल्कीपुर अयोध्या जिले में आती है। अयोध्या की संसदीय सीट बीजेपी हार गई थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा चुनाव है और दूसरी बार बीजेपी कतई ये सीट हारना नहीं चाहेगी, जबकि अखिलेश की बात करें तो ये सीट सपा का गढ़ है। अयोध्या सांसद अवधेश के इस्तीफे से खाली हुई है। अगर सपा ये सीट हारी तो पीडीए प्लान फेल हो जाएगा। वैसे भी अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने सांसद अवधेश प्रसाद को खूब भुनाया था। हारे तो किरकिरी भी खूब होगी, लिहाजा कोई दल ये सीट हारना नहीं चाहता। करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी संभल पर सियासी संग्राम जारी है। आज अखिलेश यादव ने फिर योगी सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। जरा अखिलेश यादव के सवाल और आरोप तो देखिए। जो कह रहे हैं कि संभल में गोली लगने से जो मौत हुई वो पुलिस की गोली है। संभल का दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और तो और अखिलेश का यह भी आरोप है कि लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, यानी पत्थरबाज बेगुनाह नजर आ रहे हैं अब अखिलेश यादव को। पुलिस पर अखिलेश ने हिरासत में पीटने का आरोप लगा दिया है और सरकार संभल की सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते नजर आए। अखिलेश का दावा है कि संभल की सच्चाई छिपाने के लिए ही लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि करीब 1.5 महीने बाद शांत हो चुके संभल का मुद्दा उठाना राजनीतिक पंडितों को भी अब चौंका रहा है। अब सवाल उठता है, क्या मिल्कीपुर चुनाव तक अखिलेश संभल का मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश का एक एक आरोप, एक एक सवाल सत्ता को चुनौती था, तो एक खास वोट बैंक को साधने की रणनीति भी। एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है। यानी अखिलेश आरोपों की अंतहीन लिस्ट लेकर आए थे। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते।
तो क्या अखिलेश ने तय कर लिया है कि संभल की सियासी चिंगारी को बुझने नहीं दिया जाएगा? अगर ऐसा है, सपा के गुणागणित में इस मुद्दे के नफा नुकसान का आंकलन और सटीक अंदाजा भी लगा ही रखा होगा। उधर महाकुंभ की महिमा का बखान पूरे देश में हो रहा है। इधर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा बयान दे डाला है, वो बयान जिससे अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सवाल महाकुंभ की भव्यता को लेकर था, लेकिन अखिलेश ने बिना योगी का नाम लिए कुछ ऐसा कहा कि सब दंग रह गए कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहाँ से। अखिलेश का तंज सीधे सीएम योगी पर था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहना यही चाहते थे कि संत जब कुंभ से जाएं तो अपने साथ बाबा को भी ले जाएं। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि, मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु, संत, ऋषि, मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहाँ से। अखिलेश ने सीएम योगी का नाम लिए बिना ये बयान तब दिया जब दिल्ली में योगी महाकुंभ का न्योता बांट रहे थे। इधर दिल्ली में योगी शाह की मुलाकात चल रही थी, उधर अखिलेश महाकुंभ के संतों से किसी को ले जाने की अपील कर रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ एक तंज था, वो तंज जिसके लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं। दिल्ली में आज सीबीआई ने विदेशों में छुपे अपराधियों को ट्रेस करने और उन्हें भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ये ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए सभी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इंटरपोल से कनेक्ट रहेंगी और देश से भागने वाले अपराधियों पर पैनी नजर रहेगी। भारत पोल पोर्टल को इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है। इससे जांच एजेंसियों को साइबर और फाइनेंशियल क्राइम में इंटरनेशनल पुलिस से तुरंत मदद मिलेगी। भारत पोल के लॉन्चिंग इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अहमियत बताई। पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी। कांग्रेस ने अकबर से अब दूरी बना ली। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय का वर्तमान पता फिलहाल 24 अकबर रोड है, लेकिन अब जल्द ही कांग्रेस अपने नए मुख्यालय में शिफ्ट हो जाएगी। कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन है और इसका पता 9A कोटला मार्ग होगा, जिसका उद्घाटन इसी महीने मकर संक्रांति के मौके पर किया जाएगा। नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मेरे पीछे ये जो भव्य इमारत आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का नया मुख्यालय है, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी को होगा। ये 5 मंजिला इमारत है और ये मुख्यालय काफी समय से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ सरकारी मंजूरी के चलते इसके उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा था। ये मुख्यालय तमाम सुविधाओं से लैस है, जिसमें ऑडिटोरियम, संग्रहालय, पार्किंग, कैंटीन जैसी तमाम सुविधाएं हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अलावा अनुषांगिक संगठनों का भी मुख्यालय होगा। नए भवन में एक संग्रहालय होगा जो भारतीय वास्तुकला का अनूठा नमूना होगा। इसमें पार्टी के इतिहास से वर्तमान तक के सफर को दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब एक ही सड़क पर देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों का मुख्यालय होंगे। नए कांग्रेस दफ्तर से बीजेपी मुख्यालय महज 800 मीटर की दूरी पर है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही बीजेपी का मुख्यालय है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस पार्टी इस नाम का प्रयोग करने से बचना चाह रही थी, इसीलिए कोटला मार्ग की तरफ इसका मुख्य गेट बनाया गया। अंबेडकर का नाम टारगेट पर दलित वोट बैंक और राहुल गांधी की नई यात्रा का ऐलान। ऐसा लगता है कि हांड कपाती इस ठंड में कांग्रेस फिर सियासी पारा हाई करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 26 जनवरी से नई यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। ये यात्रा एमपी के महू से शुरू होगी, जो DR अम्बेडकर की जन्मस्थली है, जिसे कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा नाम दिया है। यानी संविधान बचाओ यात्रा के जरिए कांग्रेस दलित वोटर्स के साथ संविधान के मुद्दे पर जनता को जागरूक करेगी। दरअसल राहुल गांधी की पिछली 2 यात्राएं बेहद सफल रही थी।
राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। फिर 2024 की शुरुआत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। 63 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने 6700 किलोमीटर का सफर तय किया। दोनों ही यात्राओं के बाद राहुल गांधी का कद और उनके प्रति जनता के नजरिए में करिश्माई बदलाव देखा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या अम्बेडकर के नाम पर शुरू हो रही उनकी ये यात्रा इस बार किसी खास वोट बैंक को ध्यान में रखकर होने वाली है? भोपाल में काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा की करप्शन पर एक्शन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अब बड़ा आदेश दिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। क्योंकि सौरभ शर्मा का काले कांड के खुलासे के बाद एमपी सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई थी। अब मोहन सरकार ये नहीं चाहती कि दोबारा वैसे हालात बने, लिहाजा प्रदेश के सभी 6 लाख कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। कर्मचारियों को बताना होगा कि वो किस पद पर हैं और उनकी सैलरी कितनी होगी, किस जिले में पदस्थ हैं। इसके अलावा नौकरी ज्वाइन करने से पहले कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा खरीदी गई, संपत्ति खरीदते समय उसकी क्या कीमत थी और वर्तमान में क्या कीमत है, वहीं संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त होती है। कर्मचारियों को ये सारी जानकारी 31 जनवरी तक देनी होगी। दरअसल आरटीओ विभाग के पूर्व कांस्टेबल के ठिकानों पर हाल ही में छापेमारी हुई थी, जिसमें 54 किलो सोना, कई क्विंटल चांदी और करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। जिसके बाद सवाल उठे कि एक कांस्टेबल ने इतनी काली कमाई कहां से और कैसे हासिल की। इसी कार्रवाई के बाद अब एमपी सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की जोरदार तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और दावा किया कि एक तरफ तो केंद्र सरकार महाकुंभ को जमकर प्रमोट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा सागर मेले से दूरी बना रखी है। कुंभ मेलाয় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গা সাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গা সাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर संत समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। संतों ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया। तो वो क्या गंगा सागर बोल, उसको गंगा नाम नहीं लेना चाहिए। गंगा नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं करती। आज यहाँ योगी जी की सरकार है, इसलिए इतनी भव्य से कुंभ हो रहा है। क्या बांग्लादेश में तालिबानी राज की शुरुआत हो गई है? अब तक तो कट्टरपंथी वहां के हिंदू समाज के लोगों पर ही जुल्म ढा रहे थे, पर अब वहां म्यूजिक कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाया जाने लगा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश के नीलफामारी शहर से, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने न सिर्फ म्यूजिक कॉन्सर्ट को बंद करवा दिया, बल्कि स्टेज पर चढ़कर जमकर हंगामा भी किया। नीलफामारी में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम चल ही रहा था कि कुछ कट्टरपंथी हाथों में लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए और जबरन कॉन्सर्ट को बंद करवा दिया। साथ ही स्टेज पर चढ़कर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। दावा किया गया कि इस दौरान कुछ कट्टरपंथी हथियार भी लिए हुए थे। इस दौरान कट्टरपंथियों ने कहा कि इस्लाम में संगीत हराम है। उन्होंने न सिर्फ म्यूजिक कार्यक्रम को बंद कराया, बल्कि आरोप है कि वहां मौजूद दर्शकों को भी धमकाया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद ही हालात बेहद खराब हैं। हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का सर्वनाश होने वाला है। सुरक्षा बलों को अब फ्री हैंड मिल चुका है और वीर सपूतों के बलिदान का बदला लेने के लिए जंगलों में ऑपरेशन बीजापुर चलाया जा रहा है। घने कोहरे में कोम्बिंग कर रहे जवानों को उन नक्सलियों की तलाश है जिसने सुरक्षा बलों के काफिले पर कायराना हमला किया था। हमले में 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए थे। अब उन नक्सलियों का खात्मा अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान करने वाले हैं। शहादत का बदला लेने के लिए जंगलों में उतर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे।
एक तरफ गुस्सा तो दूसरी तरफ दंतेवाड़ा में गम का माहौल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलिदान देने वाले जवानों के पार्थिव शवों को कंधा दिया और प्रण लिया नक्सलियों का चुन चुन कर खात्मा करेंगे। शहीद हुए हैं, अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यानी जंगल में छिपे नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना के जवान अपने साथियों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं और नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लॉरेंस की दहशत और सुरक्षा में चूक का डर। सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट अब बुलेट प्रूफ हो चुका है, यानी सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि सलमान खान जिनको लेकर बार बार धमकियां दी जा रही हैं, घर के बाहर फायरिंग की गई, परिवार वालों को धमकियां भेजी गई। अब उन पर खतरे को देखते हुए घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की जिस बालकनी से सलमान अक्सर अपने फैंस का दीदार करते हैं, वो और बाकी बालकनी को बुलेट प्रूफ ग्लास से ढक दिया गया है। छोटा सा एक विंडो था जहां पर जो सिक्योरिटी कंसर्न निकल कर आ रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट आकर अक्सर ईद के मौके पर या जब फिल्में रिलीज होती हैं या अपने बर्थडे पर यहां पर सलमान खान आकर अपने परिवार के साथ जो भीड़ को हाई करने आते थे या भीड़ का अभिवादन स्वीकार करने आते थे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, जिसका फायदा कोई गलत आदमी ना उठा सके। लिहाजा विंडो की खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया, क्योंकि 8 महीने पहले 14 अप्रैल को सुबह करीब 5 बजे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 7.6 बोर की बंदूक से 4 राउंड फायरिंग हुई थी। 12 अक्टूबर को सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी लॉरेंस का नाम सामने आया था। लिहाजा खतरे को देखते हुए सलमान की सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहा है। इस बार निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान, जिन पर कन्नौज में सरकारी रास्ते पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगा, जिसे बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान ने बालापीर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैरिज हॉल बनवा लिया था, जिस पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, नगर पालिका की टीम है और सदर एसडीएम खुद मौके पर मौजूद हैं, सदर क्षेत्राधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कैश खान, उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उस पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वह शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कैश खान को प्रशासन की ओर से 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था। इसके जवाब में कैश खान ने कोर्ट से स्टे लिया था, लेकिन स्टे अवधि खत्म होते ही मैरिज हॉल के पिछले हिस्से को तोड़ दिया गया। रास्ते को जो बना हुआ था उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, रास्ता बंद कर लिया गया था। इसी संदर्भ में नगर पालिका द्वारा रास्ता द्वारा से जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि किसी तरह का हंगामा न हो सके। भारत में एचएमपी वायरस की दस्तक और महाकुंभ में करोड़ों सनातनियों का जमावड़ा। चीनी वायरस से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम अब एक्शन में है। देश भर में 6 मामले सामने आने के बाद सीएम योगी एचएमपी वायरस का खतरा महाकुंभ पर भी मंडराने लगा है। लिहाजा योगी ने अपने मंत्रियों और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की और पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिए। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। सभी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार तैयार है। जहां तक हमने समाचार पत्रों से, विशेषज्ञों से बात किया है, ये सामान्य फ्लू की तरह है, कोई चिंता की बात नहीं। सरकार की अपनी तैयारियां हैं और तमाम दावे भी, लेकिन महाकुंभ में मौजूद संतों की अपनी मांग है कि एचएमपी वायरस प्रभावित इलाकों से आने वाली फ्लाइट बैन हो। पता चलता है और ये भी ज्ञात हुआ है कि करीबन 7-8 केस भारत में हो रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि अब हमें शायद मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। और हमने भी ये देखा है कि अब कोई भी व्यक्ति जिसको खांसी आदि हो उसको दूर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों में आइसोलेशन टेंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, तो साधु संतों से मफलर पहनने की अपील की गई है। यानी संतों ने चीनी वायरस से निपटने के लिए अपने स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ योगी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने वायरस से निपटने की तैयारियां कर ली हैं। महाकुंभ में वायरस के खिलाफ इंतजामों की अगर बात करें तो मेडिकल दस्ते तैनात किए गए हैं जो लगातार भ्रमण करेंगे। इसके अलावा बीमार लोगों और संतों के लिए अलग तंबू लगाए गए हैं। कोई अगर बीमार होता है तो उसे सबसे अलग इन्हीं तंबुओं में रखा जाएगा। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में सैकड़ों एम्बुलेंस की 24 घंटे तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही एचएमपी वायरस के लक्षण दिखने पर मेला क्षेत्र में ही जांच के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा सावधानी के तौर पर साधु संतों और आम लोगों में मफलर और मास्क के इस्तेमाल की अपील की गई है। हालांकि ये अपील अखाड़ा परिषद ने की है।
यानी चीनी वायरस के खिलाफ योगी सरकार और संत सब तैयार है। अगली खबर का रुख करेंगे। महाकुंभ को लेकर लगातार गीदड़ भभकियां मिल रही हैं। खालिस्तानी आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर फिर धमकी दी है, तो महाकुंभ के संतों ने हुंकार भरी और पन्नू को खुली चेतावनी दे दी। संतों ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू को चेताया है कि अगर महाकुंभ की तरफ आंख भी उठाई तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, क्योंकि पन्नू की पूरी नफरती फौज के लिए नागा साधु ही काफी हैं। यहाँ इसमें हजारों नागा सन्यासी हैं। इसकी शरीर में जितनी बोटी नहीं रही होंगी जितने हमारे सन्यासी हैं। एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए, इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको। साधु संतों ने पन्नू को चेताया है कि अपनी हद में रहो, क्योंकि अगर महाकुंभ की जद में आए तो वापस नहीं जा पाओगे। तो जिसके सारथी भगवान है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। पन्नू जैसे दर्जनों आवे ना, हो सकता है भगवान शायद ऐसा हो कि अगर पन्नू खुद आ जावे तो यहाँ से वापस ही न जा पावे। दरअसल आतंकी पन्नू ने महाकुंभ को लेकर एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है और अपने समर्थकों को लखनऊ प्रयागराज में इकट्ठा होकर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए कहा। आतंकी पन्नू ने खालिस्तानी समर्थकों को ईमेल भी भेजा है, जिसमें लिखा है, न हिंदुत्व न हिंदुस्तान, महाकुंभ प्रयागराज बन गया जंग का मैदान। हालांकि महाकुंभ में खालिस्तानी गीदड़ भभकी के बाद सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह तैयार है। यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कि महाकुंभ को लेकर जो भी इनपुट्स हमको मिलते रहे हैं, हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और हम उनको जो हमारे प्रिपरेशंस हैं उनको और हम चाक चौबंद कर रहे हैं। आस्था के सबसे बड़े महापर्व में संत महात्मा धर्म और अध्यात्म की अलख जगाने के साथ ही राष्ट्र चिंतन भी करेंगे। पीओके को आजाद कराने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। संगम तट पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में 251 हवन कुंड बनाए गए। यहां राष्ट्र चिंतन के साथ पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराने के लिए विशेष अनुष्ठान होगा। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक जगत गुरु रामभद्राचार्य के नेतृत्व में ये विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर तो वो तो हमारा है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अखंड भारत और सारी एक सनातन एकता और ये कहीं न कहीं गुरु जी का एक सपना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र के निर्माण में और इसको अखंड भारत बनाने में जहाँ तक भी होगा तो वो सारी चीज़ों की सब चीज़ें अच्छे से हो और कैसे वो मजबूत हों, बढ़े, इस धर्मार्थ ये पूरे हवन किए जाएंगे। इसके अलावा बाकायदा यज्ञशाला तैयार किए जाने का काम अंतिम चरण में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर को खास तरीके से तैयार किया जा रहा है। शिविर के मुख्य प्रवेश द्वार को श्री राम मंदिर के मॉडल के तौर पर बनाया जा रहा है। कथा पंडाल के बाहर विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। ये विशेष अनुष्ठान स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में हनुमान जी के सानिध्य में होगा। योग, ध्यान और आस्था के महाकुंभ में सनातन परंपरा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज हम आपको महाकुंभ में एक नागा साधु की हठ साधना दिखाते हैं। ये है शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नागा सन्यासी प्रमोद गिरी महाराज। नागा सन्यासी प्रमोद गिरी महाराज 51 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान का हठ योग करते हैं। ये देखिए, हाड़ कपा देने वाली ठंड में गंगा किनारे महाराज के स्नान की प्रक्रिया शुरू होती है। एक एक करके 51 मटकों के जल से बाबा जी का अभिषेक किया जा रहा है। भीषण ठंड में बाबा जी बेदी पर बैठे हैं और सेवक हर हर महादेव के जयघोष के साथ उनका जलाभिषेक करते हैं। इस हठ योग के बाद बाबा जी अपने मंडप में जाते हैं और सेवक इनके शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसके बाद बाबा जी धुनी रमा कर बैठते हैं और रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। ओम नमो पार्वती लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर नागा सन्यासी प्रमोद जी महाराज ये हठ योग क्यों करते हैं? 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने की वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। नागा सन्यासी प्रमोद गिरी महाराज राजस्थान के गंगापुर से आए हैं। उनके मुताबिक ये उनके अखाड़े की गुरु परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है। इसीलिए वो ये अद्भुत अनुष्ठान हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे करते हैं और यही उनका हठ योग है। और चलिए अब हम आपको महाकुंभ में जंगम साधुओं से मिलवाते हैं। ये मांगकर पेट तो पालते हैं, लेकिन माया को हाथ नहीं लगाते, बल्कि शिव भजन में ही मगन रहते हैं।
सिर पर दशनामी पगड़ी और पगड़ी पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा, भगवा वस्त्र और हाथ में विशेष प्रकार की घंटी टल्ली, डमरू, झांझ और मंजीरे के साथ शिव भजन, ये है जंगम साधुओं की पहचान जो महाकुंभ में शिव भक्ति के संगीत का रंग भर रहे हैं। ये महाकुंभ मेले में घूम घूम कर मांगते तो हैं, लेकिन अन्य मांगने वालों की तरह नहीं, बल्कि अखाड़ों और शिविरों के सामने खड़े होकर अलख निरंजन करते हैं और अनोखा शिव भजन गाते हुए महाकुंभ में एक से एक साधु सन्यासी और महात्मा पधार रहे हैं, जिनके रूप, रंग और वेशभूषा लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही एक नागा साधु जब शिव भजन पर झूमने लगे तो हर कोई मगन हो गया। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में एक से बढ़कर एक संत आ रहे हैं जो संगम तट पर आस्था की दीप जलाएंगे। और उन्हीं साधु संतों में एक ये नागा साधु भी हैं जो भगवान शिव के गाने पर झूमते हुए महाकुंभ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तस्कर और कस्टम अफसरों के बीच भी हमेशा ऐसा ही कुछ चलता रहता है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर तस्करी का जो नया तरीका पकड़ा गया वो बेहद हैरान करने वाला है। अब तक आपने बैग, कैप या पेट में छुपाकर सोना लाते देखा होगा, लेकिन इस बार तस्करों ने सोने की तस्करी का बेहद नायाब तरीका निकाल डाला। दरअसल ये तस्कर शर्ट की बटन में सोने की तस्करी कर ला रहा था। तस्कर को लगा कि आंख के सामने और बटन के पीछे छिपे सोने को भला अफसर कैसे पकड़ पाएंगे, लेकिन तस्कर डाल डाल तो कस्टम अफसर पात पात। दरअसल यात्री का बैग जब एक्सरे मशीन से गुजरा तो कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन तलाशी लेने पर सोना कहीं नहीं मिला। तभी कस्टम अफसरों को कपड़ों के बटन पर शक हुआ और जब जांच की तो 379 ग्राम सोना पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बैंक मैनेजर अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया। अब उसकी पत्नी बैंक में बैठकर आंसू बहा रही है। बैंक में पति का इंतजार कर रही महिला का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने पति की राह देख रही है और फूट फूट कर आंसू बहा रही है। बताया गया कि बैंक मैनेजर और उसकी पत्नी 12 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। 2023 में दोनों ने शादी की। पत्नी का दावा है कि शादी के बाद से ही उसका पति फरार हो गया था। मुझे छोड़ के यहाँ से कुछ चला गया, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? रात का टाइम, मेरे ये भी नहीं पता। इससे पहले 10-12 साल मेरे साथ रहे, शादी के बाद नहीं है, मुझे छोड़कर आ गए। पति की धोखेबाजी पर छलक रहे आंसू और आरोपों की बरसात कर महिला खुद को बेसहारा बता रही है। आसपास के लोगों ने जब मालूम किया तो पता चला कि उसका पति इसी बैंक का मैनेजर है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसका पति उसे छोड़कर खुद बलिया आ गया। इसके बाद किसी तरह से वो अपने पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई है। हालांकि इसके बावजूद महिला जिसे अपना पति बता रही है, उसने उसे बैंक में ही छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ थाने ले गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि 6 बच्चों की मां एक भिखारी के साथ फरार हो गई और अब इसकी तलाश चल रही है। और अपने बच्चों के साथ पति सड़कों पर भटक रहा है, पत्नी की तलाश कर रहा है, लेकिन अब तक न महिला का पता चला और न ही भिखारी का। बताया गया कि जिस शख्स के साथ महिला भागी है वो उसके घर भीख मांगने आता था और हाथ देखकर भविष्य भी बताता था। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी भिखारी के साथ फरार होने के साथ साथ घर में रखे पैसे भी लेकर चली गई। महिला के भागने के बाद उसके पति ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। अब पुलिस भिखारी और महिला की तलाश में जुटी है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी अक्सर भिखारी से बातें किया करती थी। वो घर से सब्जी और कपड़े खरीदने की बात कहकर निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। ऐसे में अब भिखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी और फिर पैसे मांगने पर गंगा जल में साइनाइड मिलाकर मर्डर। छत्तीसगढ़ से क्राइम की ये बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है, क्योंकि शातिर ठग न सिर्फ ठगी करता था बल्कि मर्डर के लिए क्राइम शो से आइडिया लेकर साजिश भी उसने रची थी। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। रायपुर के अलग अलग इलाकों में 3 हत्याएं हुई। हर हत्या में एक संदिग्ध कॉमन मिला।
सुखवंत उर्फ सुबू साहू, लेकिन पूछताछ के बाद भी पुलिस कुछ राज नहीं उगलवा पाई कि तभी एक और हत्या होती है। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो हिस्ट्री में फिर सुखवंत का नंबर मिला। अब पुलिस का माथा ठनका तो गहनता से जांच शुरू की गई और चौंकाने वाला सच सामने आया। एफएसएल जांच के रिपोर्ट आने पर उसमें कोई पॉइजन का होना पाया गया और इसमें पुनः जब पूछताछ की गई तो आरोपी जो खुशवंत है उसके द्वारा पिलाया जाना पाया गया, जिस पे आरोपी की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सुखवंत उर्फ सुक्खू खुद को तांत्रिक बताता था और लोगों को पैसों की बारिश कराने का लालच देता था। इसके बदले में पूजा पाठ के नाम पर पैसे लेता था। 3 लोगों से उसने लाखों रुपए चमत्कार के नाम पर वसूले, लेकिन पैसों की बारिश न होने पर उसका झूठ पकड़ा गया। सुक्खू ने इस बार तीनों को अलग अलग समय पर गंगाजल बोलकर जहर पिलाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस परीक्षा में फेल होने पर एक शख्स नकली पुलिसकर्मी बन गया और खाकी का रौब दिखाकर वसूली करने लगा, जिसके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इतना ही नहीं, फर्जी आई कार्ड, खाकी वर्दी भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक देवास में रहने वाले विशाल नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को सिपाही बताकर लोगों को प्लॉट दिखाने और नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। पूछताछ में अभी तक वो 14 लोगों के साथ 34 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। तो विशाल उर्फ लखन 28 साल का, इसको गिरफ्तार किया गया। ये भी देवास का रहने वाला है। इसने शाजापुर से एक फोटो स्टूडियो से एक फर्जी पुलिस का आईडी कार्ड मंगवाया, एक फर्जी वर्दी अख्तियार की और उसके बेसिस पे इसने पिछले 1.5 साल में करीब 14 लोगों से 34,17,000 रुपए बेवकूफ बना के उनको एक्सटॉर्ट किया। आरोपी विशाल की फर्जी आईडी बनाने वाले स्टूडियो संचालक और अपनी सरकारी राइफल देकर फोटो खिंचवाने वाले पुलिसकर्मी पर भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही एसपी ने लोगों से इस तरह के लोभ लालच में आकर किसी को भी पैसे नहीं देने की अपील भी की है। नकली पुलिस का खुलासा तब हुआ जब ठगी के शिकार कुछ लोग पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, जिसके बाद आरोपी के सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला गया और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने के साथ ही आपको सावधान करने के लिए भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मंडी में मॉडिफाइड 4 व्हीलर गाड़ी का 1 लाख रुपए का चालान कटा है। कानों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। थाने में लगी इसी गाड़ी का चालान कटा है और 1 लाख का जुर्माना लगा है। इसके अलावा 5,000 रुपए का चालान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर और 500 रुपए का चालान गाड़ी की आरसी न होने पर काटा गया, जिससे कार ऑनर बेहद खफा है। मैंने तो सिर्फ अपनी गाड़ी में एलओआई डलवाए थे, पर एसएचओ साहब के सराउंडिंग एरिया में इतनी गाड़ियां हैं जिनकी लगभग काफी मॉडिफिकेशन की गई है, तो उन गाड़ियों के चालान क्यों नहीं किए जाते? पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान गाड़ी का ड्राइवर कागज नहीं दिखा पाया। ड्राइवर के पास ना आरसी थी और ना ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था, और सबसे बड़ी चीज ये कि कार को मॉडिफाई कराया गया था। हालांकि आरोप और शिकायत के बाद जांच की जा रही है। कंप्लेनेंट जो है वो मुझसे मिले हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस जो है वो लगाए हैं या कुछ उन्होंने जो समस्याएं हैं वो बताई हैं उसमें, तो उसमें इंक्वायरी जो है वो मैं करवा रही हूँ। उसमें झारखंड के गिरिडीह से बाइक हादसे की एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कोयले से लदे बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और फिर करीब 1 टन कोयला उसके ऊपर आ गिरा। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर भी आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है दूसरे को साइड देने के चक्कर में बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और भारी भरकम कोयला उसके ऊपर जा गिरा। इस दौरान बाइक सवार एक शख्स ने नीचे दबे युवक को बाहर निकालने की कोशिश की। 2 लड़कियां मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। ब्लू स्वेटर वाला शख्स लोगों ने मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। फिर थोड़ी देर बाद एक शख्स वहां पहुंचा और कोयले से भरी बोरी को हटाने लगा, लेकिन ज्यादा वजन होने के चलते नीचे दबे शख्स को बाहर नहीं निकाल सका। बाइक सवार को बचाने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करते रहे। बाद में स्थानीय लोग की मदद से डंडे के सहारे उसे बाहर निकाल पाने में कामयाब हुए। ये घटना गिरिडीह के मकतपुर इलाके की है, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में एक एवलांच आया है। हालांकि एवलांच की वजह से फिलहाल किसी को नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां से सामने आई तस्वीरें हैरान कर देने वाली थीं। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि ऊंची पहाड़ियों पर से ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद बर्फ का गुब्बार उठा और काफी तेजी से नीचे की तरफ आया। गुलमर्ग में एवलांच को देख वहां के लोग भी हैरान रह गए। राहत की बात ये थी कि एवलांच बस्ती से काफी दूर था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। एवलांच को देखते ही कुछ लोग शोर मचाने लगे।
जबकि कई लोग अपने मोबाइल से इसका वीडियो बनाते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक वहां अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही बर्फबारी की संभावना है। सऊदी अरब में इस समय बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। सैलाब में गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं तो कई शहर पानी में डूबे हैं। तबाही की ये पहली तस्वीर देखिए। गली में झरने जैसा पानी बह रहा है और सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि गाड़ियां भी बहती नजर आ रही हैं। यानी प्रलयकारी पानी गाड़ियों को तिनके की तरह बहा ले गया। जलतांडव की जरा तस्वीर देखिए। सैलाब की धार कितनी तेज है ये तस्वीर बयां कर रही है। पानी के बीच एक डिलीवरी बॉय फंस गया। बाइक का बैलेंस बिगड़ा तो डिलीवरी मैन और बाइक दोनों बहने लगे। हालांकि मदद के लिए आए एक शख्स ने उसे बचा लिया। हद तो तब हो गई जब सैलाब का पानी पवित्र मक्का मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद पर पहले झमाझम बारिश सैलाबी पानी का अटैक देखने को मिला। भीषण बारिश के बीच सऊदी अरब के शहर समंदर में तब्दील हो गए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां रेंगने लगी। यानी रेगिस्तान में पानी वाले प्रलय ने पल भर में त्राहिमाम मचा दिया। भारी बारिश और बाढ़ के चलते मक्का, रियाद, जेद्दा और मदीना जैसे बड़े शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।